बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद कुछ डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम कुछ और मजीद बातें यहाँ से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए थे हमने। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग है, या दोनों हो सकते हैं इकट्ठे, या उनका कोई हिस्सा हो सकता है। हेल्ड बाय ऑनर, आप उसको होल्ड करते हैं बतौर ऑनर या फिर बतौर लेसी, किसी से लीज पे लेकर। ये आपकी कैपेसिटी है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस हैसियत से ओन करते हैं। टू अर्न रेंटल्स, मकसद क्या है उसको होल्ड करने का, ताकि आप उससे रेंट अर्न करें, या फिर उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि वक्त गुजरने के साथ उसकी वैल्यू में क्या हो, इजाफा हो, ताकि आप उस पर कैपिटल गेन अर्न कर सकें। rather than for use in production or supply of goods and services for administration purpose or sale in the ordinary course of business। ये सारी डेफिनेशन आपको समझा दी गई थी। तो इस डेफिनेशन से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया था कि जो प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्यूपाइड है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी इन्वेंट्री है, अगर आप बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, तो जो प्रॉपर्टी इन्वेंट्री है आपके लिए, वो लैंड और बिल्डिंग जो आप बनाकर बेचेंगे, आप बिल्डर का काम करते हैं, तो लिहाजा आपके लिए भी लैंड और बिल्डिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्या है, इन्वेंट्री है। अच्छा, सेकंड पॉइंट थोड़ा डिस्कशन रिक्वायर्ड है, इसलिए कि आपके पास स्कोप नहीं है आईएफआरएस 16 का, लेकिन फिर भी बात करूंगा। बेटा, आईएफआरएस 16 के लिहाज से लीज की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है ऑपरेटिंग लीज, एक कहलाती है फाइनेंस लीज। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए अभी आप। क्यों कहलाती है, कैसे कहलाती है, वो सारी बहस एफएआर 2 में होगी, अभी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ दिमाग में इतना बिठाना है आपने कि लीज की कितनी टाइप्स बेटा, लीज की कितनी टाइप्स बेटा, लीज की कितनी टाइप बेटा? दो टाइप्स। एक ऑपरेटिंग लीज, दूसरा फाइनेंस लीज। क्लियर? अच्छा, अगर आप एक प्रॉपर्टी सुने, अब अगर आप एक प्रॉपर्टी के ऑनर हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं, तो आप रेंटल्स तो अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लीज क्लासिफाई होती है बतौर फाइनेंस लीज, तो फाइनेंस लीज में अजम्पशन ये होती है कि जिस चीज एसेट को आपने लीज पे दिया है उसका कंट्रोल आपके पास से चला गया है। तो जिस चीज का कंट्रोल आपके पास चला गया वो आपके लिए एसेट ही नहीं रहा ना, ये एसेट रहा? बताइए। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, आपने वो एसेट किसी को लीज पे दिया है, तो ऑनर तो आप ही हैं। लेकिन अगर वो लीज फाइनेंस लीज है तो कंट्रोल आपके पास से चला गया, तो अब वो आपके लिए एसेट नहीं रहा। क्लियर? तो जब एसेट नहीं रहा तो क्या उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने का सवाल पैदा होता है? जब एसेट ही नहीं रहा तो क्या उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने का सवाल पैदा होता है बेटा? नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है, वो एसेट जो आपने रेंटल टू अदर्स कर दिया, लेकिन वो तो रेंटल टू अदर्स का एग्रीमेंट था, वो फाइनेंस लीज था, तो फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि फाइनेंस लीज पर एसेट का कंट्रोल जो है वो ऑनर के पास से चला गया, लेसोर के पास से चला गया। किसके पास गया? लेसी के पास। क्लियर? ठीक है। अब जिसके पास चला गया है वो उसको यूज करेगा। अब जिसके पास कंट्रोल है वो लेसी है, वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बतौर लेसी। अब अगर वो बतौर लेसी उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है फॉर सेलिंग, एडमिन, प्रोडक्शन, तो फिर वो उसके लिए ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर वो लीज पे लेके आगे लीज पे दे देता है और कंट्रोल उसके पास से नहीं जाता, तो बतौर लेसी वो वही प्रॉपर्टी उसके लिए क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा सबको? चलें, गुड, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक प्रॉपर्टी का ऑनर हूं और वो प्रॉपर्टी मैंने आगे लीज पे दी है, और वो लीज जो है वो फाइनेंस लीज नहीं है, बल्कि कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज पर उस प्रॉपर्टी को लीज पे देने के बावजूद भी कंट्रोल जो है वो ऑनर के पास ही है। तो अगर लीज ऑपरेटिंग लीज है, तो फिर बतौर ऑनर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग लीज पर आगे दी है, जब बतौर लेसी मैंने किसी से प्रॉपर्टी लीज पे लेके आगे ऑपरेटिंग लीज पे दे दी है, तो फिर वो प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं बात को?
तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे बात बढ़ा रहा हूं। अब जब हम यहां से बात आगे लेके जा रहे हैं तो बेटा अब हम साथ साथ एग्जाम्पल्स कवर करने जा रहे हैं किस चीज, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो कौन कौन सी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम प्रॉपर्टी को ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, नंबर 1, प्रॉपर्टी that is owned, property that is ऑनर ऑक्यूपाइड, जिस पर ऑनर खुद ऑक्यूपाई किया हुआ, मतलब उस प्रॉपर्टी उसको उसके अपने कब्जे में, एंड awaiting disposal। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो पहले आपके यूज में थी, लेकिन जैसे पहले वो आपका एडमिन ऑफिस था, वो प्रॉपर्टी पहले आपका वेयर हाउस था, वो प्रॉपर्टी पहले आपका फैक्ट्री थी, लेकिन अब वो फैक्ट्री, वो वेयर हाउस, वो एडमिन ऑफिस आपने बेचने के लिए रख दिया है। ठीक है, यानी आप उसका फौरी तौर पे, यानी अगर अगर आप उसको खाली करते करके उसकी लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन करते हैं तो अलग बात है, लेकिन आपने खाली करते क्या बोल दिया कि भाई इसको बेचना है, डिस्पोज ऑफ करना है। तो अगर आपने किसी भी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को डिस्पोजल के लिए पर्पस के लिए रख दिया तो फिर वो भी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। मतलब I-16 में फॉल करने वाले किसी प्रॉपर्टी को आपने अवेटिंग फॉर डिस्पोजल रख दिया है तो स्टिल वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, जब तक कि वो रेंटल टू अदर्स ना हो जाए या फिर उसको आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ना छोड़ दें। ख्याल रखिएगा इस बात का, ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, प्रॉपर्टी held for future as for future use as owner occupied property। अगर एक प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है जिसपे मुस्तकबिल में आपने अपना वेयर हाउस बनाना है, जिसपे मुस्तकबिल में आपने अपना फैक्ट्री लगाना है, जिसपे मुस्तकबिल में आपने अपना एडमिन ऑफिस बनाना है, तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी भी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसको भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। फैक्ट्री बिल्डिंग्स
और शॉप्स फैक्ट्री बिल्डिंग और शॉप्स जब फैक्ट्री के साथ क्या होता है, एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी बनी होती है। एम्प्लॉय हाउसिंग वो घर जिसमें एम्प्लॉय रहते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी होती है, एम्प्लॉयज की बनी होती है कि नहीं बनी होती, बताइए। क्या एम्प्लॉयज की रेजिडेंशियल कॉलोनीज नहीं बनी होती बेटा? जवाब दीजिए आप लोग, रिस्पॉन्स करें बेटा। बनी होती है ना? हाँ, तो क्या वो मतलब यानी वो प्रॉपर्टी जो एम्प्लॉयज को आपने रहने के लिए दी है वो भी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएंगे। मतलब वो प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी। उसकी मेन वजह क्या है? अगर वो लोग आपके एम्प्लॉय ना होते तो क्या वो प्रॉपर्टी उनको रहने के लिए देते? तो वो प्रॉपर्टी आपने उनको रहने के लिए दी है एम्प्लॉय होने की वजह से। इवन यहां तक कि आप उससे उसका रेंट भी चार्ज करते हो, इसको भी ऐड कर लें, भले रेंट भी चार्ज करते हो तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। यानी वो घर जो एम्प्लॉयज को रहने के लिए दिए हुए, भले उनसे उनका रेंट भी चार्ज किया जाए तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा। इवन एम्प्लॉय इवन एम्प्लॉयज पे रेंट, भले एम्प्लॉयज क्या करते हो रेंट पे करते हो तब भी। उसके बाद नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ठीक है जी, वो तमाम बिल्डिंग जो आपके एडमिशन पर्पस के काम आ रही है वो भी आपके लिए बेटा ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सवाल ये कि सर एग्जांपल्स आपने दी, पहला आपने एग्जांपल दी, क्या क्या, क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर आपने एग्जांपल दी क्या आपके लिए ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अब एग्जांपल दे दी जाए किस हवाले से कि भाई मतलब ये हमने क्या कर दिया, सिचुएशंस देख ली हमने कि कौन कौन से केसेस में हमारे लिए प्रॉपर्टी जो है वो यानी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब साथ साथ आखिर में उन सिचुएशंस को भी कंक्लूड कर दिया जाए जिसमें एक प्रॉपर्टी आपके लिए क्या होगी, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको एग्जाम्पल्स दे दी जाएं किसकी, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसके लिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। एग्जाम्पल दीजिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो फाइनली मैं एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल्स हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो आप जरा सोचिए। नंबर 1, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है जी,
अगर किसी प्रॉपर्टी को आप होल्ड करते हैं बतौर ऑनर या बतौर लेसी फॉर व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्शन, यानी मतलब शॉर्ट टर्म में सेल नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में सेल करना है तो आपके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री है क्या हमारे लिए करंट एसेट है ना, तो अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में सेल करते हो मतलब वो इन्वेंट्री ट्रीट हो जाएगी आपके लिए। यानी आप अगर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में सेल करने के लिए, शॉर्ट टर्म में सेल करने के लिए, ताकि वो बिक जाए 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते ही वो बिक जाए 2 महीने में, 3 महीने में, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर उसको इन्वेंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक बिल्डिंग लेके छोड़ दी है और एक बिल्डिंग आप एक जमीन आपने प्लॉट लेके छोड़ दिया था कि उसकी वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो, वैल्यू में इजाफा हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री, यानी लैंड और बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाए या इन्वेंट्री माना जाए, उसमें जो है वो फर्क आपको कैसे मिलेगा। देखें, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद भी बेचना ही है और शॉर्ट टर्म में भी बेचना बेचना ही है, दोनों का मकसद बेचना, अल्टीमेटली बेचना तो है। लेकिन जनाब फर्क ये कि शॉर्ट टर्म में बेचने वाला जो है वो शॉर्ट टर्म वाला कारोबार कर रहा होगा, मतलब प्रॉपर्टी खरीदता है, प्रॉपर्टी बेचता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, प्रॉपर्टी बेचता है, प्रॉपर्टी बनाता है, प्रॉपर्टी बेचता है, तो फिर वो फुल टाइम बिजनेस ही कर रहा है ना, उसका तो फिर बिजनेस ही ये हो ना, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना। तो फिर उसको तो क्या ट्रीट करना चाहिए, उसको इन्वेंट्री ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एक शख्स वो है जो प्रॉपर्टी खरीद लेता है बिजनेस के अलावा, अदर अपने बिजनेस के बाकी रिसोर्सेज जो है उनको इन्वेस्ट कर देता है किसी प्रॉपर्टी में और उसको छोड़ देता है फॉर व्हाट, कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन। तो अब यहाँ उसकी नीयत से पता लग जाता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये बुनियादी बातें कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, और इनको अच्छी तरह आप दिमाग में बैठा लें। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आ सकते हैं, तो जहां एमसीक्यूज आ सकते हैं वहां मैं आपको बहुत ज्यादा की पॉइंट्स दूंगा ताकि वो एमसीक्यूज आपसे क्या हो, इंशाल्लाह सॉल्व हो। नंबर 2, अब बिल्डिंग, बेटा बिलाल, हमसे मुराद हम हमेशा क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए। पहली बात इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का, लेकिन मैं ये पॉइंट सारे कंप्लीट कर लूँ। अब प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, प्रॉपर्टी, अ बिल्डिंग ओन्ड और लीज होल्ड। या तो प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं, लीज होल्ड, वो क्या किया आपने, लीज आउट की, लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। a vacant a vacant building with the intention to lease out। आपके पास अगर एक खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है
जिस पर आपका इंटेंशन है उसको रेंट पे देने का, तब भी वो आपके लिए क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर आपका इंटेंशन उस पर क्या है, वेयर हाउस बनाने का, हेड ऑफिस बनाने का, अभी वो वैकेंट है, लेकिन आपका इंटेंशन अगर उस पर क्या है, वेयर हाउस बनाने का, ऑफिस बनाने का, फैक्ट्री लगाने का, तो फिर वो आपके लिए ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो मतलब अगर एक बिल्डिंग वैकेंट है तो उस पर आपकी नीयत देखी जाएगी कि आपकी नीयत क्या है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? बिलाल, आपको थर्ड पॉइंट में अपने सवाल का जवाब मिला होगा मेरे ख्याल से। यस और नो बिलाल? ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अ प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, a property being constructed or developed, a property being constructed or developed for future use as investment property. ठीक है, नंबर 5, a land whose use is undecided। आपके पास खाली जमीन पड़ी हुई है, लेकिन अब तक आपने तय नहीं किया कि भाई जमीन का करना क्या है। तो फिर हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि जमीन खाली पड़ी हुई है और हमने अब तक सोचा नहीं इसका करना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी नीयत क्या हो जाएगी कि यार जमीन पड़ी रहे, वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू में क्या होगा, इजाफा होगा। तो अगर एक जमीन है जिसका यूज ही अनडिसाइडेड है कि इसका करना क्या है, तो फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कहाँ चली गई, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। यस और नो जवाब दें। यहां तक जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं बेटा, सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें बहुत पॉइंट्स निकल आते हैं हमारे पास, इस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई मसला हो तो बताइए। कोई सवाल? या तो बिलाल, आपके सवाल का जवाब कवर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर मैं जवाब देता हूं अलग से। हाँ बिलाल बेटा। जी बेटा। आप अपना वाला सवाल जरा मुझे एक दफा फिर मैसेज पे भेज देना बेटा, व्हाट्सएप पर। यहाँ वो सवाल ऊपर निकल गया। बेटा करंटली अगर वो बिल्डिंग रेंट पर है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और मुस्तकबिल में जब आप उसको अपने टेनेंट से खाली करवा के क्या करोगे,
जब अपने ऑन ऑक्यूपाइड यूज में लोगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिक्लासिफाई होगी। तो रब नवाज, ये आपका सवाल का जवाब भी कवर होने वाला है आगे चल के। वो क्या होगा जनाब कि अगर एक प्रॉपर्टी आज ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और फिर मेरा इंटेंशन क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या वो ऑनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट बन सकती है, इन्वेस्टमेंट से ऑनर ऑक्यूपाइड बन सकती है? बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है बिल्कुल। तो अगर आज एक प्रॉपर्टी रेंटल टू अदर्स है, लेकिन मुस्तकबिल में आपका प्लान ये है कि आप उसको टेनेंट से खाली करवा कर उस पर खुद अपना हेड ऑफिस बना लेंगे, तो फिल वक्त तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। जब आप मुस्तकबिल में उसको खाली करवा देंगे और उस पर हेड ऑफिस बनाएंगे तो उस वक्त जाके वो क्या बनेगी बेटा, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये सारी बातें कवर करते हैं हम, ठीक है अपना पास बेटा? आ गई बात समझ में? जवाब दे दो मुझे साथ साथ। अच्छा, एक सवाल और आया, ऊपर चला गया वो सवाल। तो अभी भी देखें, वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी आपका इंटेंशन, जैसे अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बारे में तो आपने सोचा हुआ होगा ना कि उसका क्या करना है। बिल्डिंग एक बनाई है आपने, या बिल्डिंग खरीदता बंदा क्यों है, किसी मकसद के लिए खरीदता है ना। तो क्लियरली आपको पता है कि बिल्डिंग में क्यों खरीद रहा हूं। तो यानी मकसद ना पता होना सिर्फ लैंड के लिए हो सकता है, जमीन में क्यों खरीद रहा हूं। चलो आगे चल के अभी अभी खरीद लेते हैं, चलो आगे चल के सोच लेंगे क्या करना है। लेकिन बिल्डिंग जब इंसान खरीदता है तो उसका मकसद होता है कि भाई यहाँ मैंने अपना हेड ऑफिस बनाना है, यहाँ मैंने वेयर हाउस बनाना है, यहाँ मैंने फैक्ट्री लगानी है, या फिर मैंने इसको रेंटल टू अदर्स करना है, या फिर मैंने इसको खरीद के छोड़ देना है फॉर व्हाट, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अगर बिल्डिंग है और बिल्डिंग खरीद के अगर आपने छोड़ दी है, या अगर आपने अभी बिल्डिंग खरीद ली है लेकिन आपका अभी वहां पर वेयर हाउस बनाने का इंटेंशन नहीं है, मुस्तकबिल में आपका वेयर हाउस बनाने का इंटेंशन है, तो मतलब ये हुआ ना कि ये बिल्डिंग आपने परचेज की है विद द इंटेंशन ऑफ व्हाट, वेयर हाउस। तो फिर ये आपकी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है बेटा। ऑपरेटिंग लीज में ऑनर के पास से एसेट का कंट्रोल नहीं जाता। तो अगर मैं बतौर ऑनर एसेट लीज पे देता हूं, बतौर ऑपरेटिंग लीज, तो फिर जो प्रॉपर्टी मैंने लीज पे दी वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन फाइनेंस लीज के अंदर कंट्रोल ऑनर के पास से चला जाएगा, तो अब कंट्रोल जिसके पास जाएगा उसके लिए सवाल होगा कि उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। सही है बेटा, सही है। बेटा यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहे हैं? मुझे आप बता दें, रिस्पॉन्स कर दें प्लीज। ज्वाइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ज्वाइंट यूज। ज्वाइंट यूज क्या है प्रॉपर्टी का? क्या मतलब है इस बात का, ज्वाइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ज्वाइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी? बोलिए। नो, को ऑनर अलग चीज है बेटा। को ऑनर का मतलब क्या, ज्वाइंट ऑनर। मैं ज्वाइंट यूज की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज वेयर पार्ट अपीयर्स टू बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, part appears to be property plant equipment। ये पॉसिबल है बेटा? भाई एक बिल्डिंग है उसके दो फ्लोर हैं, एक बिल्डिंग है उसके दो फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर आपके बिजनेस के यूज में है, दूसरा फ्लोर जो है वो रेंटल टू अदर्स है। अब क्या करें? बिल्डिंग आप खुद ऑन करते हैं पूरी की पूरी,
बिल्डिंग का आधा हिस्सा आपके अपने यूज में 50% और आधा हिस्सा रेंटल टू अदर्स है, तो क्या करें? 3 रिजल्ट बनते हैं इसके। या तो पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लें, नंबर 1। नंबर 2, या तो पूरी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मान लें। या नंबर 3 ऑप्शन आपके पास क्या है, ये 50% प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लें, या 50% प्रॉपर्टी को आप क्या मान लें, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लें, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मान लें। कौन से ऑप्शन की, मतलब लॉजिकली बताइए जरा, आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? लॉजिकली सोचिएगा, आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? जवाब दें बेटा। पार्ट को हम क्या मान लेंगे? पार्ट को हम क्या मान लेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और पार्ट को हम क्या मान लेंगे? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें एक रिजल्ट और हो सकता है कि पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या मान लें, पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या मान लें, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब ये बड़ा टेक्निकल मसला है, जरा इस टेक्निकल मसले को आप समझिएगा, अच्छी तरह सुनिएगा बेटा। क्या सुनेंगे इस मसले को, आप बताइए। आप मुझे जवाब देंगे सब लोग जो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बात का। आपके बिजनेस के पास, एग्जाम्पल सुनेगा, आपके बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है जिसमें कितने फ्लोर्स हैं? 2 फ्लोर्स हैं, करेक्ट? यस और नो, जल्दी जवाब दीजिए मुझे, आप तक बात पहुंच रही है? अच्छा, फ्लोर 1 आपके ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और फ्लोर 2 जो है वो रेंटल टू अदर्स है। अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि क्या मैं पूरी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानूं, या मैं पूरी प्रॉपर्टी को क्या मानूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूं, या मैं पार्ट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूं और पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानूं? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि पार्ट को मैं क्या मानूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूं, और पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानूं। लेकिन ये बात, इस ऑप्शन की तरफ जाने के लिए कुछ शराइत है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि वो पार्ट जो रेंटल टू अदर है, क्या मैं उसको अलग से बेच सकता हूं? क्या मैं उसको अलग से फाइनेंस लीज पे किसी को दे सकता हूं? यानी इसमें एबिलिटी दिख जा रही है, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब मैंने बेचा नहीं है, मेरा बेचने का इंटेंशन नहीं है। एबिलिटी, क्या मैं आधी बिल्डिंग अलग से बेच सकता हूं? क्या मैं आधी बिल्डिंग अलग से फाइनेंस लीज पर किसी को दे सकता हूं? एबिलिटी चेक करनी है, एबिलिटी। तो अगर इन सवालात का जवाब क्या आता है, यस आता है कि आधी बिल्डिंग को अलग करके बेचा जा सकता है, आधी बिल्डिंग को अलग करके फाइनेंस लीज पे, यानी आधी बिल्डिंग का कंट्रोल किसी और को ट्रांसफरेबल है, एबिलिटी बोल रहा हूं। तो अगर इन सवालात का जवाब क्या मिलता है बेटा, यस मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि वो आधी प्रॉपर्टी आपके लिए जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप उसको अलग करके बेच सकते हैं, अलग करके आप उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा? सही है। तो ये जो सेल करने वाली बात है, या यानी लीज, फाइनेंस लीज पे देने वाली बात है, सिर्फ चेक है। चेक का मतलब क्या है, क्या ये होना मुमकिन है, क्या उस प्रॉपर्टी में से आधे हिस्से को अलग करके बेचा जा सकता है? अच्छा, सही है जी, ओके। अब उसके बाद अगर आपको इसका जवाब नो मिलता है, नो, नो का मतलब क्या है कि नहीं भाई, आधी बिल्डिंग हम अलग से, बिल्डिंग बिकेगी तो पूरी बिकेगी, बिल्डिंग अगर फाइनेंस लीज पे जाएगी तो पूरी जाएगी, आई आधी वाली बात सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जवाब नो है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्ट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। या तो फिर आपको पूरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना होगा, या फिर आपको पूरे को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रीट करना होगा।
तो अब पूरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब ट्रीट करें और पूरे को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कब ट्रीट करें, ये सवाल उठेगा। तो देखना जनाब कौन सा पोर्शन सिग्निफिकेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आप पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लें। और अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला मतलब ऑनर ऑक्यूपाइड पोर्शन सिग्निफिकेंट है, तो आप क्या करें, पूरी प्रॉपर्टी को ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लें। इसका मतलब अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा कि हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम पार्ट प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माने और पार्ट को क्या माने, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इस कोशिश के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया देखने की जरूरत है कि क्या जो पार्ट हमने रेंटल टू अदर्स कर दिया है, क्या हम वो किसी और को बेच सकते हैं या किसी और को हम वो फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। अगर इसका जवाब यस आता है तो फिर हम पार्ट प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका जवाब नो आता है तो फिर हमें दोनों में से कोई एक ट्रीट करना होगा पूरी प्रॉपर्टी को। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स हैं, उसके 10 फ्लोर्स, 10 में से 2 फ्लोर्स आपके बिजनेस के यूज में है, ऑनर ऑक्यूपाइड है, और 8 फ्लोर्स जो है वो रेंटल टू अदर्स हैं या कुछ खाली पड़े हुए हैं। यस और नो जवाब दीजिए मुझे आप। अब सवाल है कि जो 8 फ्लोर्स खाली पड़े हुए हैं क्या उनको आप अलग से किसी को बेच सकते हैं या अलग से आप उनको किसी को फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। अगर आंसर यस है तो उन 8 फ्लोर्स को आप क्या मान लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लें, और 2 फ्लोर्स को क्या मान लें आप, ऑनर ऑक्यूपाइड मान लें। लेकिन अगर इसका जवाब नो मिलता है तो फिर बताइए कौन सा पोर्शन सिग्निफिकेंट है, 8 फ्लोर्स या 2 फ्लोर्स, 8 फ्लोर्स। तो अब आप इस केस में क्या करें, अब आप इस केस में पूरी प्रॉपर्टी को क्या माने बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लें। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग, विच पोर्शन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई गाइडलाइन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी देके डिसाइड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछिए आप लोग बेटा। ठीक है बेटा, तो मैं इसको यहां तक स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह। फिर इस पर एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में, कुछ आपसे सिनेरियोस पूछेंगे आपसे। 50% वाली बात तो मैं पहले ही कर चुका बेटा, 2 फ्लोर वाली एग्जाम्पल देके मेरे बच्चे वजात। तुम नई एग्जाम्पल में सवाल कर रहे हो, मैंने तो पहली एग्जाम्पल ही 1 फ्लोर और 2 फ्लोर की दी थी बेटा। यस और नो बताओ। अच्छा, अब सवाल का जवाब है, हाँ अच्छा कोई मसला नहीं। अब सवाल का जवाब बड़ा आसान है कि 5 फ्लोर आपके पास है, 5 फ्लोर किसी और के पास है, तो फिर यहाँ जजमेंट अप्लाई होगी ना कि जो 5 फ्लोर है उनकी अहमियत ज्यादा है, जो 5 फ्लोर रेंटल टू अदर है। फिर अगर आप परसेंटेज के लिहाज से इक्वली डिवाइडेड हो तो फिर आप इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें, फिर आप वेटेज देख लें, फिर आप क्या करें, प्रॉपर्टी जो नीचे के 5 फ्लोर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ऊपर के 5 फ्लोर्स की मार्केट वैल्यू कम, मतलब मुख्तलिफ असेसमेंट आप अप्लाई करके देख सकते हैं, मुख्तलिफ जजमेंट अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ, फिर अगर आप बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड हैं तो फिर आप कोई वेटेड एवरेज वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। अगर आप एवरेज इस्तेमाल नहीं करें तो फिर आप वेटेड एवरेज की तरफ निकल जाएं कि अहमियत देख लें, अहमियत कौन से वाले पोर्शन की ज्यादा है। अब हमारे पास जीती जागती एग्जाम्पल मौजूद है, स्टेट लाइफ बिल्डिंग हमारे पास है कि नहीं है, हर शहर में बनी हुई तकरीबन स्टेट लाइफ बिल्डिंग। अब आप बताइए स्टेट लाइफ की बिल्डिंग हम देखते हैं प्रैक्टिकली, बताइए तो मुश्किल से स्टेट लाइफ बिल्डिंग के जो 2 फ्लोर्स हैं या 1 फ्लोर है वो उनके यूज में होंगे, बाकी उन्होंने नादरा वालों को दिया हुआ है, इधर जैबेस्ट वालों को दिया हुआ है, इस तरह मतलब, या काफी फ्लोर्स तो स्टिल जो है वो खाली पड़े हुए। जवाब दें। अब सवाल क्या है, क्या स्टेट लाइफ अपने बाकी फ्लोर्स को अलग से बेच सकता है, क्या फाइनेंस लीज बेच सकता है, आंसर यस है। तो जो फ्लोर्स खाली पड़े हुए या रेंटल टू अदर्स हैं उनको वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे अपनी बुक्स में स्टेट लाइफ वाले, और जो हिस्सा उनके यूज में उसको वो क्या ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये पूरी बिल्डिंग ही एक साथ सेल हो सकती है, ठीक है, और इसका कोई फ्लोर अलग अलग सेल नहीं हो सकता, फिर ये पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी बिल्डिंग जो है वो रेंटल टू अदर्स है या वो वैकेंट पड़ी हुई है। जवाब दें। ठीक है।
है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे, बाकी सारा डिस्कशन आपसे अगली क्लास में करेंगे। और इसकी कुछ इलस्ट्रेशन, मतलब यानी कि आपसे बात करेंगे कुछ सिनेरियोस के ऊपर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।